हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में भूगोल कक्षा 10 पाठ 1 है। पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। देखिए, संसाधन क्या होता है? जो भी कुदरत ने बनाया है और जिनसे मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो संसाधन होते हैं। अब इनका विकास जो है वो उनकी संभाव्यता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर होता है, क्योंकि मानो जिस तरह से जो भी कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया है, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, सूर्य का प्रकाश हो, ये सारी चीज़ें जो है वो संसाधन, मतलब जिनसे मानव का फ़ायदा हो, मानव की ज़रूरतें पूरी होती हों, वो सभी संसाधन हैं। और मनुष्य क्या है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से संसाधनों का विकास करता है और उनसे लाभ उठाता है, उनसे अपनी आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब देखिए, जो संसाधन है वो कई तरह से हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो जैव संसाधन हैं और अजैव संसाधन हैं। जैव संसाधन वो हो गए जिनमें प्राण है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जीव जानवर हैं। तो ये सब जिनमें प्राण है वो क्या है, जैव संसाधन है, जिनसे मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें प्राण नहीं होता है, इनसे भी मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, यानी व्यक्ति का, इंसान का, जिन पर अपना पूरा अधिकार हो, इस तरह के भी संसाधन होते हैं। और कुछ सामुदायिक संसाधन होते हैं, यानी कि जिन पर सबका अधिकार होता है। और राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो किसी देश की धरोहर होते हैं और उनसे देश फ़ायदा उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो विश्व स्तर पर एक देश से दूसरे देश को लाभ पहुंचाते हैं। देश को तो फ़ायदा पहुंचाते ही हैं, दूसरे देश को भी उसका फ़ायदा होता है। और समाप्यता के आधार पर देखें तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। मतलब समाप्त होने के आधार पर अगर देखें तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जो मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, वो बार बार हमें प्राप्त होते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश से। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं दोबारा, जिनको हम, जैसे मान लीजिए आपने कोयला जला लिया तो दोबारा वो फिर प्राप्त नहीं होगा, वो जला हुआ कोयला राख के रूप में हो जाएगा। तो उसी तरह से जो आगे भविष्य में हमें प्राप्त होते रहेंगे वो नवीकरणीय हैं, और जिनके ख़त्म होने की संभावना बनी रहती है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से देखिए, विकास के स्तर के आधार पर अगर हम देखें तो संभावी संसाधन होते हैं, विकसित संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में मौजूद होते हैं कुदरत के द्वारा और हमें जो है या हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। अब धीरे धीरे उनको अगर हम संरक्षित या सुरक्षित करेंगे तो भविष्य के लिए वो बचे रहेंगे, और उनका अगर हम इस्तेमाल मिसयूज़ के उसमें करेंगे तो उनके ख़त्म होने की संभावना बनी रहेगी। संचित कोष यानी कुछ बचे हुए जो है संसाधन, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, एकत्रित करके, इकट्ठा करके। तो जो संसाधन होते हैं इनका विकास मनुष्य करता है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक तत्व हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मानव, क्योंकि मानव ही अपनी ज़रूरत के या अपने जीवन जीने के लिए सभी जितने भी कुदरती हैं उपहार, उनका प्रयोग अपने हिसाब से करता है। तो अब उनका वो अगर अच्छे से प्रयोग करेगा तो भविष्य के लिए वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचाएगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा, भूमि का निम्नीकरण मतलब करेगा, तो या जो है जनसंख्या को बढ़ा करके वैश्विक तापन या जो है ओजोन परत का ह्रास होगा, अगर मानव जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण फैलाएगा। तो इस तरह से मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए कुदरत से पाए हुए वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचाने लगता है प्राकृतिक तत्वों को तो इससे जो है भविष्य असुरक्षित होता है और उसका नुकसान मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। अब इसी की बात देखिए, इस पाठ में है सतत पोषणीय विकास, यानी कि ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और जिससे प्रकृति को कोई नुकसान भी ना पहुँचे।
तो इस विकास यानी सतत लगातार चलने वाले जो है विकास के बारे में, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है, इसको सबसे पहले जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में जो है इसको स्वीकृत किया गया था। और इस सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास के जो लक्ष्य है, उन लक्ष्य के जो लिए एजेंडा है 21 को, इसको स्वीकार किया गया था। और इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व सहयोग से गरीबी, भूख, बीमारी और जो अशिक्षा है और पर्यावरण की जो क्षति है, इसको कम किया जा सके और इनमें सुधार किया जा सके। तो इस पाठ में यही सारी चीज़ें हैं कि कुदरत ने जो हमें दिया है उपहार के रूप में, चाहे वो प्राणयुक्त हो या प्राणविहीन हो, यानी चाहे प्राण वाले हैं वो हों, जीव हों, चाहे अजीव हों, वो सभी हमारे लिए ज़रूरी हैं। और उनको हम सही ढंग से उनका इस्तेमाल करके, उनका उपयोग करके, और उसको क्या है, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उनको हम सुरक्षित संरक्षित रखें। तो इसमें देखिए क्या है कि जो संसाधन है, इनके देख रेख या इनके संरक्षण के विषय में 1987 में 1997 में ब्रंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट थी, जिसमें यही था कि संसाधन जो संरक्षण है, इसकी आवश्यकता का व्यापक रूप से इसमें उल्लेख किया गया था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की जो अवधारणा है, इसको उचित बताया गया था। अब जो भूमि संसाधन है, ज़मीन जो है, वो किस तरह से संसाधन के रूप में हमारे काम आती है, जिनमें 43% भू क्षेत्र यानी ज़मीन का भाग ऐसा है जो मैदान है, और 27% ऐसा है जो पठार है, और 30% ऐसा है जो पर्वत का भूभाग है। और इन्हीं से मानव तरह तरह से, चाहे खेती करके, चाहे उद्योग धंधे लगा करके, मकान बना करके, जो है हर तरह से इन भूमि संसाधन से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब देखिए कुछ बनावट के आधार पर भारत में अगर हम देखें तो भूमि का जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो बनावट के, क्योंकि भारत का जो भू क्षेत्र है वो एक जैसा तो है नहीं, कहीं मरुस्थल है, ऊंचा नीचा भूभाग है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो एक जैसा तो है नहीं। तो बनावट के आधार पर जो इस्तेमाल है, उपयोग है भारत में, तो भौतिक कारक के आधार पर देखें तो जलवायु, मृदा यानी मिट्टी और भू आकृति के आधार पर जो है ज़रूरतों को इंसान अपने हिसाब से पूरा करता है। मानवीय कारक के आधार पर देखें तो भारत के कुछ क्षेत्र मैदानी ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यानी लोग ज़्यादा रहते हैं। सांस्कृतिक कारक के आधार पर और औद्योगिक यानी कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो जो किसी भी देश में जो ज़मीन होती है, वो अपने बनावट के आधार पर उपयोग में लाई जाती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं होगी, घनी आबादी मैदान वाले भूभाग में होती है। तो उसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे बनावट होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम भारत में जो मृदा यानी मिट्टी है, उसके बारे में अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी फैली हुई है वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और जो नदी जो है अपने कटाव, बहाव और बाढ़ के स्वरूप में जो मिट्टी तैयार करती है, उसमें जीवाश्म होते हैं, यानी कि जब आप देखते हैं बाढ़ आता है तो कई जीव जानवर उसमें मर जाते हैं, पेड़ पौधे भी उसमें बहाव में दब जाते हैं, और सड़ गल करके जो मिट्टी तैयार होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। और जो नई मिट्टी तैयार होती है, इसमें जो पहले वाली पुरानी मिट्टी होगी वो बांगर मिट्टी होगी, और जो नई मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी कहलाती है। अब भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी ही है, और उत्तरी जो भू क्षेत्र है, उत्तरी मैदान वाला जो हिस्सा है भारत में, वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और ये जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने से, यानी चूने की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, और इस वजह से गन्ना है, चावल, गेहूँ और जो बाकी अनाज हैं, दलहन यानी दाल है, इनकी फसल बहुत बढ़िया होती है। फिर भारत में अगर हम काली मिट्टी को देखें, जो कि रेंगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं,
तो ये जो मिट्टी है इसका रंग जो है काला होता है। और ये जो बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की मात्रा इसमें होने के कारण ये जो है खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। और महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। फिर देखिए भारत में लाल और पीली मिट्टी को देखें तो लाल जो मिट्टी है, मृदा है, ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में जो है रवेदार आग्नेय शैल, आपने जो है 7th क्लास में शैल के बारे में पढ़ा ही होगा। तो जो रवेदार शैल है, आग्नेय शैल, ये जो है चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग में ये विकसित हुई है और लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पीला रंग जो है जल योजन के कारण, जल मिला होने के कारण इसमें होता है। लोहे, एल्युमिनियम और चूने का अधिक अंश और तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन आदि की खेती जो है के लिए ये बहुत उपयुक्त होती है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर देखिए अगर हम लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट जो मिट्टी है वो लगभग 3.7% क्षेत्र के उस रूप में जो है फैली हुई है। और लोह और एल्युमिनियम की इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की कमी इसमें होती है। और इसमें जो है चाय, कहवा, रबड़, काजू की खेती की जाती है और केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी को अगर हम देखें तो ये जो है मिट्टी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, जो जिसमें मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, सरसों की खेती की जाती है। और जो है फिर वनी और पहाड़ी मृदा भी है भारत में, जो लगभग 8% क्षेत्र में फैली हुई है। और इसमें क्या है, अम्लीय जीवांश और जीवांश की या जीवों के अंश की जो मात्रा है, प्रचुर मात्रा पोटास, चूना और फास्फोरस की कमी इसमें होती है। और सेब, नाशपाती और आलूचा की फसल के लिए ये बहुत बेहतरीन होती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है मिट्टी। और इसमें फसल जो है आपने जाना ही कि सेब, नाशपाती और आलूचा जो है इनकी फसल बहुत बढ़िया इसमें होती है। तो भारत में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आपने ये जाना कि किस मिट्टी में कौन से फसल जो है ज़्यादा होते हैं। तो अब मिट्टी का जो अपर्दन है या उनका देख रेख कैसे किया जाए। मृदा यानी कि मिट्टी, अपर्दन यानी कि कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया है, तो ये जो है कई प्राकृतिक रूप में अगर हम देखें तो हवा के द्वारा क्या होता है कि मिट्टी में जो तोड़ फोड़ की क्रिया होती है और उससे मिट्टी में जो तोड़ फोड़ होता है वो प्राकृतिक स्वरूप में होता है। अब जैसे सुबह के समय क्या है, सूर्य का प्रकाश है तो इसमें मिट्टी में फैलाव होता है। और शाम के समय चांद की चांदनी में मिट्टी में सिकुड़न आता है। फिर सुबह जो है सूर्य के प्रकाश में फैलाव होता है। और बार बार यही प्रोसेस होने की वजह से मिट्टी में जो है जो टूट फूट की प्रक्रिया होती है उसी को अपर्दन कहते हैं। तो ये प्राकृतिक तरीके से हो जाता है। और पेड़ों के, वृक्षों के कटाई या वृक्षों की कमी के कारण भी मिट्टी में कटाव होता है। नदियों के कटाव के कारण बहाव की जो प्रक्रिया होती है वो भी अपर्दन कहलाती है। तो अपर्दन को रोकने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो है वनों को सर्वाधिक लगाया जाए। तो अब इस पाठ में जो स्टोरी थी वो आपने जान ही लिया है। और इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो दक्कन के पठार में पाई जाती है। और आपने अभी जाना ही है कि सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में ये मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मैदानी भाग में या मैदानी क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन में गुजरात लिखा है तो गुजरात है उत्तर। अगला प्रश्न है पोटास, चूना, फास्फोरस किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी में। अगला प्रश्न है किस राज्य में सीढ़ीदार सौपानी खेती की जाती है,
तो सीढ़ीदार जो खेती होती है, सौपानी खेती, वो पहाड़ी क्षेत्र में होती है। तो इस तरह की जो खेती है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड सही है उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सी अजैवीय संसाधन है? तो जैव और अजैव, यानी जिसमें प्राण है वो जैव, जिनमें प्राण नहीं है वो अजैव। तो यहाँ क्या है? चट्टान अजैवीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। अगला प्रश्न है, कौन सा जो नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय जो इसमें है वो देखिए, वन है, आप कटाई होती है फिर नए वृक्ष लगा सकते हैं। जल है, इसको संरक्षित करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पवन हवा, वृक्षों को ज़्यादा मात्रा में लगा करके पवन ऊर्जा को भी आगे भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी कि जो कोयला है, लकड़ी है, जलाने के बाद जो फिर से वो दोबारा उस रूप में नहीं प्राप्त हो सकता है, इसीलिए वो नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो संभावी संसाधन वो होता है जिसको जो है भविष्य के लिए जो बचा रहे, या आप उसको नवीकरणीय भी कह सकते हैं, तो वो है पवन ऊर्जा। और अगला प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें पर्यावरण संरक्षण और कृषि इन पर विशेष ध्यान दिया गया था, ये है 1951 से 1956 तक के बीच में। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सबसे पहले कब स्वीकृत किया गया था? तो जून 1992 ईस्वी में। तो अब देखिए इसमें क्या है, अच्छा काली मिट्टी जो है उसमें सबसे बेहतरीन जो फसल है वो कौन सा होता है? तो कपास सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपने इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर थे उनके बारे में आपने जाना है, और आपका जो परीक्षा है वो नज़दीक है, इसीलिए आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और जितना भी आपने याद किया है उसको जो है रफ कॉपी में बार बार लिखिए। इससे आपका फ़ायदा होगा, राइटिंग में सुधार होगी और बार बार लिखने से वो आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, तो वो हमेशा याद रहेगा। तो राइटिंग का भी सुधार होगा। आप पहले याद करिए, उसके बाद जो आपने याद किया है उसको आप कॉपी में बिना देखे लिखिए। थैंक यू।